मेरी शुरुआत हुई थी दिल्ली सचिवालय से। जब हम कॉलेज में थे तो इंटर्नशिप ढूंढनी थी और उस समय पे आर्किटेक्चर प्लानिंग प्रोफेशन की कोई बहुत पहचान नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो जब हम जॉब ढूंढने निकले तो चलते चलते दिल्ली सचिवालय के आगे से निकल रहे थे, तो हमने कहा यहाँ पे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट होता है, क्यों ना इसी को अप्रोच किया जाए। तो मैं और मेरा एक दोस्त थे, हम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के पास एक इत्तेफाक कहिए या उसको एक सौभाग्य कहिए कि हमें एंट्री मिल गई, वरना उन तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है। बट हमें उनके पीए ने रोका नहीं, हम वहां पहुंचे। तो उनको उस समय पे जरूरत थी कि कोई व्यक्ति उनको ऐसा मिले जो मोटी मोटी किताबों की शॉर्ट समरी बना सके। क्या बात है। तो उन्होंने हम दोनों को ये काम दिया, 2 महीने में हम दोनों को एक किताब दी और कहा कि आप इनकी समरीज बना दीजिए। और उस समय पे ये था एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, जिसको आज हम सब लोग ईसीबीसी के नाम से जानते हैं। और बिना ईसीबीसी के कंप्लायंस के आज किसी बिल्डिंग को एनर्जी क्लियरेंस और मैंडेटरी क्लियरेंस नहीं मिलता। हमें उस समय कहा गया कि मुझे इसको शॉर्ट फॉर्म में 2 या 3 पन्नों में 200-250 पेजेस की किताब को लेकर आ जाओ। उस समय एआई नहीं होता था हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं थे कि हम डॉक्यूमेंट अपलोड करें और हमें वो समरी रेडीमेड मिल जाए। तो हमने वो बुक पढ़ी और उसकी समरी 10 से 15 पेजेस में हम लेकर गए उनके पास में। तो उन्होंने उसको पसंद किया। वो काम तो वहां पर रुक गया था। वो एंगेजमेंट जो दिल्ली सरकार के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ था वो तो वहां पर खत्म हो गया 2 महीने के अंदर। पर उसकी छाप एज अ प्रोफेशन हमारे साथ आज तक कंटिन्यू हो रही है। वहां से हमें पता लगा कि एक बिल्डिंग को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाना, उसको प्राकृतिक बनाना अपने आप में एक प्रोफेशन नहीं है, कला है। और हमने उस कला को ही आगे परस्यू करने की कोशिश की, उसको आत्मसात करने की कोशिश करी और अपने आगे की पूरी पढ़ाई और आगे का पूरा प्रोफेशन उसी विषय पर केंद्रित करके हम एज अ ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट आज मार्केट में काम कर रहे हैं। तो जो आपने बोला कि संस्कार से कनेक्ट किया ग्रीन बिल्डिंग को, हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे अगर कभी अपने ताऊजी से मिलते हैं या अपने बाबा से मिलते हैं तो हमें उन्हें किताबों में नहीं पढ़ाना होता कि बेटा इनके पैर छूने या बेटा इनको हाथ जोड़ के नमस्ते करनी है। ये कोई किताब नहीं सिखाती हमें, ये माँ बाप के संस्कार सिखाते हैं। तो उसी तरीके से जो स्वभाव को भी इंग्लिश में नेचर बोलते हैं और प्रकृति को भी इंग्लिश में नेचर बोलते हैं। तो जब हमारा स्वभाव बदलता है तो भी हमारी प्रकृति बदलती है। हम प्लास्टिक वाले लोग कभी थे ही नहीं। हम मिट्टी के बर्तन में खाना खाने वाले लोग थे, हम कांसे में खाना खाने वाले, हम पीतल में खाना खाने वाले लोग। हम भगवान शिव को भी बोला जाता था हमारे घर में कि कांसे में दूध में चढ़ाना, क्योंकि कांसा खराब हो, दूध खराब हो जाता है कांसे के बर्तन में डालने से। और हमें ये बात प्लास्टिक के लिए किसी ने नहीं बताई। पत्तल में करते थे, पत्तल में हम भंडारा लगाते थे, पत्तल में खाना खाते थे, क्योंकि एक पेड़ का सूखा हुआ पत्ता भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, वो भी हमारा बर्तन बन जाता है। और पर अब हमें लगता है कि नहीं, हमें प्लास्टिक, पत्तल में खाना खाएंगे तो लोग क्या खाएंगे, हमें प्लास्टिक चाहिए, हमें चाइना वेयर चाहिए। क्यों चाहिए? हम क्यों पत्तल पे खाना नहीं खा सकते? मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप कुर्ता पजामा पहन के बैठे हैं। ये मेरी गलती है, मैं जीन्स पहन के बैठा हूँ। मुझे क्यों पहननी है? क्यों रिक्वायरमेंट है मुझे इसकी? मैं क्यों कुर्ता पजामा पहन के ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकता? मुझे क्यों शर्म आती है? मैं क्यों धोती नहीं पहन सकता? धोती में क्या है, एक कपड़ा है, स्टिचिंग नहीं लग रही, उसके अंदर कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई पैकेजिंग नहीं है। आप कितनी एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं केवल इस छोटी सी चीज से। हमें क्यों प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना, हम क्यों ऊक लगा के पानी नहीं पी सकते? बल्कि अभी एयरपोर्ट और सब जगह पे वो चालू हो गया फिर से। होना चाहिए। हम जितना ज्यादा अपने स्वभाव को पुरातन की तरफ लेके जाएंगे, उतना ज्यादा हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी प्रकृति को आधुनिकता की तरफ लेके जाएंगे। सही बात है। इसमें एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत सुंदर कोट है कि जब हम चलते हैं तो एक पैर हमारा हवा में होता है, वो आधुनिकता है, और एक जमीन पे होता है, वो परंपरा है। तो चलने के लिए दोनों चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये चलने के लिए बिल्कुल दोनों चाहिए। तो ये ग्रीन बिल्डिंग की क्या जरूरत है इस समय, और पहले कैसे हमारी ग्रीन बिल्डिंग होती थी, बीच में बदला मामला, फिर आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? ग्रीन बिल्डिंग को मैं नहीं मानता कि वो जरूरत है। मतलब ग्रीन बिल्डिंग है, वो हवा की तरह है, क्योंकि हमें बिल्डिंग्स तो चाहिए। हम आदि मानव तो है नहीं कि हम गुफाओं में रह लें या पेड़ के पत्ते बांध के रह लेंगे, वो सब तो हम लोग नहीं कर सकते। बिल्डिंग तो हमें चाहिए, पर वो बिल्डिंग ग्रीन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये डिबेट का विषय नहीं है, ये वाद विवाद का विषय नहीं है। वो ग्रीन होनी ही चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग जो है, जैसे हम बोलते हैं जैसा देश वैसा भेष। हम अगर आज हम यहाँ कोट पैंट पहन के बैठ जाएंगे तो गर्मी में हम कंफर्टेबल नहीं है उस चीज के अंदर। हमें क्यों
जैसा मौसम है हमारी वेशभूषा वैसी ही होती वैसे ही घर हो सकता है। तो घर भी वैसे ही, हमारा घर भी क्या है, वो हमारी वेशभूषा ही तो है। हम घिरे हुए हैं उससे। तो हमारा घर भी हमारी कॉलोनी के हिसाब से, हमारी कम्युनिटी के हिसाब से, हमारी परंपराओं के हिसाब से होना चाहिए। भारत में कभी भी शीशे के घर थे ही नहीं। हमारी खासियत थी हमारा आंगन। वो आंगन सिर्फ प्रकृति के लिए नहीं था, वो हमारे संस्कारों को सहेज के रखा। कल्चर सेंटर था, वो कल्चर सेंटर था। वहां पर हम अपने परिवार से मिलते थे, वहां पर बच्चे खेलते थे तो उनकी आवाज गूंजती थी, और वो गूंज जो थी वो घर में पॉजिटिविटी का वातावरण बना के रखती थी। तो हमने हमारे घरों में कोप भवन हुआ करते थे पहले के जमानों में। कोप भवन अंदर होते थे कि लड़ाई की आवाज बाहर ना आए कभी भी। और थोड़े इंट्रोवर्ट घर होते थे, इंट्रोवर्ट घर होते थे कि अंदर से तो खुले वो, लेकिन बाहर से जो है वो, आपकी प्राइवेसी नहीं चाहिए उसमें। आपको आसमान दिख रहा है पर आपकी प्राइवेसी खत्म नहीं हो रही। और बाहर की जगह बैठका होती थी जिसमें कोई भी आके बैठ जाए, कोई अप्रोच कर ले। जो हमारे किले भी, अगर हम लोग टिकट देके किले देखने जाते हैं तो दीवाने आम दीवाने खास देखिए। दीवाने आम ऐसा होता है जहाँ से राजा सबको देख सकता है और राजा को सब देख सकते हैं, और दीवाने खास ऐसा होता है जहाँ से राजा तो सबको देख सकता है पर राजा को कोई नहीं देख सकता। तो हमारे घर उसी कॉन्सेप्ट पे बनाए जाते थे। मिट्टी के मकान होते थे, मिट्टी के घर होते थे हमारे। तो मिट्टी के घर होते हैं, उसकी मिट्टी की खासियत होती है पोरस होती है, अंदर बाहर होती है। तो मटके में रखते ना पानी ठंडा हो जाता है, फ्रिज की जरूरत नहीं होती उस पानी को। तो ऐसे मिट्टी के मकान होते थे, उनको एसी की जरूरत नहीं होती थी। वो मौसम के हिसाब से बदलते थे, और मिट्टी पोरस होती है, उसके अंदर छेद होते हैं छोटे छोटे, हमारी स्किन की तरह। तो वो जैसे स्किन पसीने का काम है ना, अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालना और बाहर की पॉजिटिविटी को अंदर लेके जाना, वही मिट्टी के घर किया करते थे। नहीं, इसमें एक चीज और याद आ रही है मैं, कि अभी किसी एक सर से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने बोला था गर्मियों के टाइम पे कैसे तालाब की मिट्टी निकाल ली जाती थी, इससे तालाब गहरे हो जाते थे। तालाब गहरे हो जाते और उससे लगी थोड़ा सा बारिश के पहले उसकी वो हो जाती थी, चुनाई हो जाती थी। बिल्कुल, जिससे बाढ़ ना आए। वो बारिश के पानी को अपने अंदर समेट के रख सकता था। तो वो मिट्टी भी निकल आई उसमें, और दोनों चीजें हो गई। तो ये बड़ा बहुत ही कॉम्प्लीमेंटिंग था कि कल्चर बहुत कॉम्प्लीमेंटिंग था। आज ग्रीन बिल्डिंग कहती है कि जब आप कोई भी घर बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसके ऊपर की 4 से 6 इंची की मिट्टी को आप बचा के रख लीजिए, और फिर आप उसको, जब आप बिल्डिंग आपकी पूरी बन जाएगी तो आप डेफिनेटली कुछ पौधे गमले तो आपको लगाने हैं, आप उन गमलों में उसी मिट्टी को इस्तेमाल करिए। पर हम क्या करते हैं, हम उस मिट्टी में सीमेंट वगैरह सब मिला के उसको अपनी खुदाई में डाल देते हैं, और जब हमें मिट्टी की जरूरत होती है तो हम बोलते हैं बाजार से खरीद के लाओ, पैसे चले लगेंगे। ग्रीन बिल्डिंग बनाना महंगा हम लोगों ने किया है। हमारी बिल्डिंग ग्रीन थी, हमें उसको बनाने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसको विदेशी परंपराओं के, विदेशी सभ्यताओं के हिसाब से बनाने। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं गुड़गांव में एक मीटिंग में बैठा हुआ था, एक बहुत बड़े बिल्डर के बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, मैं दोनों का ही नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बिल्डर थे जिनका गुड़गांव में बहुत अच्छा वर्चस्व है, और बहुत बड़े उनके आर्किटेक्ट थे जिन्होंने शायद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के, नामी बिल्डिंग्स उन्होंने बना रखी हैं। तो उन्होंने वो बिल्डिंग बनाई जिसकी दीवारें नहीं थी, 80% शीशा था। तो वो हमारे पास आए और वो बोले कि अब इसको हमें ग्रीन बिल्डिंग बनाना है। मैंने कहा जी आप शीशा कम करिए सबसे पहले। तो उन्होंने बोला कि उनका जो कमेंट आया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उस समय पे, और मैंने उस पर काम भी नहीं किया आगे। उन्होंने कहा कि मैं पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग नहीं बनाऊं। क्यों? हमें लगता है शीशे की जगह हमारे यहाँ जाली होती थी, हमारे यहाँ जालियां होती थी, झरोखा बोलते थे उसको, हम झरोखा बोलते थे। शीशा आपकी बाहर के सूरज को, बाहर की हीट को आपकी बिल्डिंग के अंदर लेकर आता है, उसको ट्रैप कर देता है। वो आदान प्रदान हो ही नहीं सक रहा, सिर्फ आदान हो पा रहा है, प्रदान हो ही नहीं पा रहा कुछ भी। और फिर वेंटिलेशन के लिए हम महंगे महंगे सिस्टम लगाते हैं, हमें वेंटिलेशन चाहिए। बाय चांस सिस्टम खराब हो गया, उस दिन क्या करेंगे आप? छुट्टी करेंगे अपने स्टाफ की, क्योंकि सफोकेशन में तो कोई काम नहीं कर पाएगा। और यही चीज अगर हमारे हिसाब से बन जाए, हमारी परंपराओं के हिसाब से, हमारे ये एक टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम नॉलेज है, हमारे बच्चों को भी कोई नहीं पढ़ाता, वैदिक आर्किटेक्चर। हमारे वेद में भी आर्किटेक्चर है, क्योंकि विश्वकर्मा देव वास्तुविद हैं। वास्तु के लिए हम पैसे देते हैं, किसी को नहीं पता आर्किटेक्चर को ही हिंदी में वास्तु बोला जाता है। वास्तु को ज्योतिष विद्या नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई पंडिताई विद्या नहीं है कि आप इस दिशा में एक राक्षस का मास्क लगा लेंगे तो आपके घर पॉजिटिविटी, ये नहीं है वास्तु। सन का ट्रैक्शन है कि सन किधर जा रहा है, आप उसको ध्यान कर रहे हो बस। सन, इसको आप आज के टेक्निकल टर्म्स में सन पाथ एनालिसिस बोलते हो, कि सन पाथ देखना है कि ईस्ट से वेस्ट सन जा रहा है, टुवर्ड साउथ जा रहा है, यही वास्तु है। इसी को वास्तु बोला जाता है। पर हमने वास्तु विद्या को भी, उसको विद्या ना बना के एक पेशा बना के, और हमने उसमें क्या किया, वो काला नमक बेचना शुरू कर दिया। हमने कुछ मुखौटे, कुछ पेंटिंग्स बेचनी शुरू कर दी। हम उसको फेंगशुई पे ले आए, वास्तु को फेंगशुई बना दिया हम लोग।
लेकिन वो तो चाइना का सिस्टम है, चाइना का हाँ, सिस्टम, सही बात है ये। वो कोई भी सिस्टम है, हाँ। पर पानी में कछुए को रख लेना वो वास्तु नहीं है। वास्तु है कि आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाइए। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ कभी डायरेक्ट धूप आती ही नहीं है। सॉफ्ट धूप आएगी, सॉफ्ट बिल्कुल। धूप आएगी आपकी, और वहां पर गर्मी नहीं लगेगी, तो आपका पूजा में मन लगेगा। और यही पढ़ने लिखने वाले बच्चों का कमरा भी वही हो सकता है कि, कमरा हो सकता है, और हम लोग उस लाइट को बोलते हैं गोल्डन आवर। गोल्डन आवर कि वो जो बिल्कुल। सुबह, मतलब कि सुबह की 7-8 बजे हाँ, की लाइट होती है, गोल्डन आवर होती है। गोल्डन आवर होता है। हाँ। तो अगर हम इसी तरह से, इसको हम वैदिक आर्किटेक्चर बोलते हैं। हमारे वेदों में जैसे पंचम वेद आयुर्वेद को कहा जाता है, इसी तरह से हमारे चारों वेदों के अंदर भी बिल्डिंग्स को डिजाइन करने की परंपराएं लिखी हुई हैं, और उसी को कहा जाता है वैदिक आर्किटेक्चर, जिसके ऊपर इंटरनेट पे बहुत सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं, अगर हम उसको पढ़ें तो। और वो वैदिक आर्किटेक्चर ही पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग है। बहुत अच्छा। अब से दिल्ली में आके वैदिक आर्किटेक्चर अलग से समझेंगे। बिल्कुल। तो आपने जो कल्चर वाली जो बात बोली है कि गवर्नमेंट कल्चर को इनकॉर्पोरेट करना चाह रही है, उसमें थोड़ी सी बातचीत करें। दिल्ली में अभी, पूरे देश में और कहीं पे तो नहीं, पर दिल्ली में एक संस्थान बना है, गवर्नमेंट का ही संस्थान है, जिसको कहा जाता है DUAC, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन का काम है कि कोई भी बिल्डिंग जब तक DUAC से अप्रूव नहीं हो जाएगी, उस बिल्डिंग के अंदर लोग रहना स्टार्ट नहीं कर सकते। और उसका केवल इतना सही काम है कि वो ये देखती है कि ये बिल्डिंग दिल्ली के लायक है या नहीं। आज आप अगर इंडिया गेट के पास में, जब हम जाते हैं इंडिया गेट, मैं नाम लेता हूँ इंडिया गेट आपके सामने, तो हमारे माइंड में पिक्चर आती है छोटे छोटे वो नेताओं के घर, और एक पूरी लश ग्रीनरी, गोल चक्कर वाला। अब उसी के बीच में अगर एक कोई ताजमहल जैसी सी कोई बिल्डिंग वहां पे खड़ी हो जाए, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उससे। वो इंडिया गेट की फील नहीं है। और यहीं पर अगर ताजमहल वाले एरिया के अंदर अगर हम लोग बॉम्बे जैसे मल्टी स्टोरी खड़ी करते बॉम्बे की तरह, तो लोग आगरा से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो लिटियन जोन का मतलब क्या है? लिटियन जोन का मतलब यही है, छोटे से घर और आसपास खूब सारे पेड़ और पूरा ग्रीनरी। बस ताजमहल, आगरा की पहचान ताजमहल से है। हमारे हर शहर की पहचान उसकी बिल्डिंग से होती है। दिल्ली की पहचान इंडिया गेट से है, लाल किले से, आगरा की पहचान ताजमहल से है, लखनऊ की पहचान इमाम बाड़े से है। तो हर शहर की पहचान किसी न किसी बिल्डिंग से है ही है। तो हमारी बिल्डिंग्स जो हैं उस शहर की लोकल परंपराओं से, उन शहर की लोकल चीजों को इस्तेमाल करके बननी चाहिए। जैसे भुवनेश्वर, अभी मैं थोड़े दिन पहले गया था, तो भुवनेश्वर की एक बहुत बड़ी खासियत है, वहां पर आपको ईंट की जरूरत नहीं है। आप जब खुदाई करते हैं ना, भुवनेश्वर की मिट्टी में एक लाल रंग का अलग सा पत्थर निकलता है। अरे वाह, गोवा में भी शायद निकलता है क्या? गोवा में भी वो सब लाल मिट्टी, वो जो पूरा जोन है आपका, भुवनेश्वर वाला, कर्नाटक का, गोवा का, बेलगांव, बहुत सुंदर पत्थर है वो बहुत सुंदर पत्थर होता है। और पूरा जगन्नाथ जी का मंदिर का जो प्लेटफॉर्म है वो उस पत्थर से बना हुआ है। भुवनेश्वर में, ओडिशा के अंदर कोणार्क टेम्पल उसी पत्थर का बना हुआ है। बहुत ड्यूरेबल पत्थर है, और वो मतलब एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी सही है। एक तो कहीं इसको आपको शिप नहीं करना है, पका ही नहीं रहे आप। ईंट का नुकसान क्या है कि आपको उसको पकाना पड़ता है, और दूसरा ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है वो छील के उससे ईंट बनाई जाती है, उसको पकाया भी जाता है, तो उसमें कार्बन एमिशन हो गया बहुत ज्यादा। पर अगर हम अपनी लोकल चीजें इस्तेमाल करें, मड हाउसेज हम बनाएं, हम किसी होटल में जाते हैं, हम बोलते हैं हमें ना मड कॉटेज लेना है, वो 10,000 रुपए एक रात का किराया हमसे लेता है, और हम बड़े खुश होते हैं हम 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं। पर वो रिजॉर्ट, हमें उस रिजॉर्ट में रुकने में बड़ा मजा आता है। हम वैसा अपना घर क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल सही बात है। हम, जब मैं कल्चर की आपसे मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले, कि हम अपने कल्चर को देखने के लिए पैसे देना पसंद करते हैं। ये अच्छी बात है। चौकीधानी में जाते हैं, या इस तरह के हाउसेज हमारे बन गए जहां पर हमें गांव दिखाने के पैसे लिए जाते हैं। जिससे हमें लगता है कि हमारा म्यूजियम का कल्चर नहीं था, हमारा जीने का कल्चर था, लिविंग कल्चर था ना, इसलिए तो कहा जाता था कि हम जो हमारी सभ्यताएं थी, हमारी परंपराएं थी, उनको तो हमने म्यूजियम में कैद कर दिया शीशे के अंदर, कि हाँ ये इसको देखो और पैसे दो हमें, और हमारे ऊपर एक पाश्चात्य सभ्यताएं थोप दी गई। पश्चिम से हमें समस्या नहीं है कि पाश्चात्य सभ्यताएं आती हैं, उससे समस्या क्यों है? पश्चिम का जो टेम्परेचर है, जो यूरोप का, अमेरिका का टेम्परेचर है, उसकी रेंज रहती है 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर की। वहां पे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो वहाँ शीशे की बिल्डिंग अगर बनती है, उनको हीटर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बिल्कुल सही बात है, उनकी के लिए वो रिक्वायरमेंट है। पर हमारी सभ्यता क्या है, 45 से 50 डिग्री के टेम्परेचर है। आपको तो हवा क्रॉस करानी है, उसको हवा क्रॉस करानी है। हमारी पोजीशन ऐसी है कि हमारे पास हवा बहुत अच्छी अवेलेबल है, हवा का रिसोर्स हमारे पास बहुत अच्छा है। हम 3 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। हमारे हिमालय पे बर्फ है, हमारे एक तरफ रेगिस्तान है, हमारे एक तरफ सुंदरबंस के जंगल है, और एक तरफ हमारे पास पूरा ओशन है। हमारे पास चारों पदार्थ अवेलेबल हैं, और हम उन चारों को यूटिलाइज कर सकते हैं। पर हम फिर भी खुद को शीशे में कैद करना पसंद करते हैं।
ये नहीं, एक सोच सबसे नहीं बड़ी- रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि वो बाय डिफॉल्ट चल रहा है कि उनका अच्छा लग रहा है तो कर रहे हैं। बस अब वो एक होड़ है कि लंदन में जो हो रहा है वो अच्छा है, इस सोच को बदल नहीं, जिसको अभी जैसे हमें एक चीज दिख रही है कि पहले हम 90s के अराउंड में 2000 के अराउंड में जब लोगों के घर जाते थे तो बहुत अंग्रेजों वाले घर दिखते थे हमें, हाँ ड्राइंग रूम बहुत ऐसे दिखते थे। अब जो है colonial। नॉर्मली चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है वो, अब जैसे डोसा ही हम लोग खाते थे तो बहुत सूरी कांटे से खाते, अब तो रोटी की तरह खाते रोटी की थे, तरह खा लेते हैं। तो वो एक्सेप्टेबिलिटी ये जो मुझे साल तो नहीं पता पर कुछ साल पहले शायद 75वीं जब हम लोगों ने अमृत महोत्सव मनाया था अपनी आजादी का, उस समय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि आजादी जमीन की तो है, विचारों की नहीं है। तो विचारों की आजादी का मतलब है कॉलोनियल माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग क्यों किया गया? और कर्तव्य भवन, पूरा नैरेटिव कर्तव्य क्या, राजपथ से कर्तव्य पथ, जो इस चीज के ऊपर बड़ी बहस होती है कि नाम चेंज किए जा रहे हैं। नाम चेंज करना रूटेड करना है ना, रूटेड करना है उनको, वही आवश्यक है। रेस को क्यों रेस कोर्स, क्या चाहिए हमें रेस कोर्स करके? हम फरारी गाड़ियां नहीं चलाते। राजपथ की क्यों कर, एक्चुअली हम लोग का नैरेटिव, हमें वेस्ट और यहाँ का दिक्कत वही लग रही है, उनका नैरेटिव है हर चीज का अधिकार लेने का, यहाँ कर्तव्य का मामला है। हमें ये जरूर बहुत आवश्यकता है कि हम अपने रूट्स से जुड़ें, और उसके लिए पहली आवश्यकता यही है कि हमें पता तो हो हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। हम सतह पे तैर रहे हैं, हमें अपनी जड़ों की गहराई के बारे में मालूम तो चले कि है क्या, जड़ें हमारी हैं कितनी, तभी तो जुड़ेंगे उनसे। और उसके लिए जरूरी है कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं उनके नाम जो हैं बिल्कुल सही नाम होने जरूरी, सही नाम होने बहुत जरूरी है। तो हर चीज वो हो रही है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, और जब हम अपनी जड़ों से जुड़ जाएंगे तो हमें ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें नेचर को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एक्शन नेचर हमें बचाएगा।